भैया बहनों, आज हम लोग गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं। तो गॉस का जो प्रमेय है वह स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में एक संबंध को बताता है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब कुल जो फ्लक्स है फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध यदि आवेश Q है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वह किसके बराबर होता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए, और यह गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, और यह जो फॉर्म हम लोग को मिला है, देखिए गॉस का थ्योरम तो सीधे इतना ही है कि फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फॉर्म है यह गॉस के प्रमेय का समाकलन रूप है। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग इसकी प्रूफ करें गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। तो ध्यान दें, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, वो बिंदु पर स्थित है, और हमें इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा अवयव लेंगे क्षेत्रफल का dA, और इस वैद्युत आवेश से अगर हम देखें तो इसके कारण जो क्षेत्र होगा, मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर इसके द्वारा जो क्षेत्र है वह E है। क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण यदि थीटा हो तो आप लोग को मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता क्या है। हाँ, इस चीज और ध्यान देंगे, तो छोटे से भाग से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो उसको हम लोग डी फाई ई से प्रदर्शित करें, तो E इंटू डी, छोटे से भाग dA से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान देंगे, E और dA के बीच का कोण थीटा है, तो हो जाएगा E dA cos थीटा। इस तरह से उस छोटे से जो क्षेत्रफल है, लघु क्षेत्रफल अवयव है dA, उससे परिबद्ध जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर हो गया E dA cos थीटा। अब वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा, तो यह बिंदु O और बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, R है। तो वैद्युत क्षेत्र E का जो सूत्र है वह क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R², और यह लास्ट में आपका dA cos थीटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, E का मान भर दिया। E का जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब देखिए यहाँ पर हम लोग Q/4 एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लें, dA cos थीटा/R², ये हो गया। तो d फाई ई बराबर, अब देखिएगा dA cos थीटा/R², हम लोगों ने पढ़ा था कि जो घन कोण होता है वो घन कोण कितना होता है, ध्यान दें, घन कोण पढ़े थे ना कि घन कोण ओमेगा बराबर A/R²। यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण देखें तो D हो जाएगा dA/R²। यदि यह देखें कि अगर किसी कोण पर है तो उस स्थिति में dA cos थीटा हो जाता था, तो ये हो जाता था आपका d ओमेगा बराबर dA cos थीटा/R²। तो वही काम यहाँ पे देखिए, dA cos थीटा/R², ये क्या हो गया, उस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर d ओमेगा ले सकते हैं। d ओमेगा क्या है, घन कोण है, किसके द्वारा अंतरित है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण d ओमेगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। तो d फाई ई बराबर हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। सूक्ष्म क्षेत्रफल के से परिबद्ध यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है।
तो हम लोग यदि संपूर्ण पृष्ठ से परिबद्ध यदि फ्लक्स की बात करें तो हम इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और देखिए डी ओमेगा का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण, सूक्ष्म के द्वारा डी ओमेगा था तो संपूर्ण के द्वारा कितना होगा, ओमेगा होगा। और ओमेगा का मान कितना होता है, आपको कल ही बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के द्वारा उस पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर अंतरित घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 4 पाई। संपूर्ण घनकोण किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उस बंद पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर अंतरित जो घनकोण होता है वह 4 पाई के बराबर होता है। बंद पृष्ठ चाहे जैसा हो, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे घनाकार हो, चाहे जैसा हो, उसके उस बंद पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर अंतरित घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। तो इस तरह से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स होगा वह Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। इस तरह से यही आपका गॉस का प्रमेय है। तो गॉस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की, उसके भीतर कोई एक बिंदु आवेश लिया, उस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है किसी एक छोटे से अवयव से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स को हमने निकाला, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो संपूर्ण पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया। अब ध्यान दें, यदि बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश हों, Q1, Q2, Q3, उसी में पॉजिटिव कुछ हो कुछ निगेटिव हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समस्त बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। हम एक एक के कारण निकाल लें और उनका बीजगणितीय योग कर लें तो उसके बराबर होगा। लेकिन ये सब करने से बढ़िया सबसे कि इसके अंदर जितने आवेश उन्हीं का हम बीजगणितीय योग कर लें, उन्हीं का बीजगणितीय योग कर लें और जो आएगा उसके कारण हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें। अब ध्यान देंगे इसमें यदि धन आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होगा और ऋण आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा। इस तरह से हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जिसका ज्ञात करना हो। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे कि जो पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उसके भीतर यदि आवेश है तब वैद्युत फ्लक्स कुछ होगा। ठीक है, पॉजिटिव है आवेश है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, नेगेटिव है तो वह आपका उसकी अंदर की ओर, फ्लक्स की दिशा अंदर की ओर होगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि यदि बंद पृष्ठ कि बाहर अगर बिंदु आवेश है तो क्या होगा, मान लेते यही कोई बंद पृष्ठ है, इसके बाहर कोई बिंदु आवेश है और इसके भीतर हम लोग अगर ये कहें कि इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा, तो कितना होना है, 0, क्योंकि इसके भीतर कोई बिंदु आवेश नहीं है। देखिए बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता ना, तो ये तो हो गया 0, तो प्लस कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम लोग इसको थ्योरेटिकल रूप में देखें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आवेश मान लेते हैं Q है, तो इससे गुजरने वाले जो फ्लक्स होंगे, देखिए यह यहाँ से प्रवेश करेगा और यहाँ से निकल लेगा, तो जो प्रवेश करेगा वो क्या हो गया, ऋणात्मक, और जो निकलेगा वह धनात्मक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही तो निकल रहा है, तो टोटल योग क्या हो गया, 0। इस तरह से अगर आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है तो वैद्युत हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको हम लोग डायरेक्ट गॉस के प्रमेय के द्वारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ और उसकी क्या विशेषताएं हैं, गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ, मतलब अपनी स्वेच्छा से कैसा भी हम लोग बंद पृष्ठ ले सकते हैं, जिसमें से देखिए गुरुत्वीय, वैद्युत
और चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जा सकती है। तो गोला हुआ, बेलन हुआ, घन के पृष्ठ हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। कुछ अन्य पृष्ठ जैसे हम लोग ले सकते हैं चकती का पृष्ठ, वर्गाकार पृष्ठ, इन सबको हम गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। चकती या वर्गाकार पृष्ठ ऐसा कुछ नहीं। जैसे अभी ये बोर्ड है तो यह एक गॉसियन पृष्ठ नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है, लेकिन हमारा जो कमरा है वह गॉसियन पृष्ठ के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कमरे के आपके देखेंगे कि इसके 6 फलक हैं, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, ये सब मिला के इसको कैसा कर देते हैं, बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। तो यह गॉसियन पृष्ठ की तरह हम लोग इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से गॉसियन पृष्ठ की जो विशेषताएं या जिस हम कहें कि इनके गुण क्या होने चाहिए, तो यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ पर हों या पृष्ठ के बाहर हैं, के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। जैसे यह गॉसियन पृष्ठ अगर हम इसे लेते हैं, ठीक है, तो इसके भीतर, इसके पृष्ठ पर और इसके पृष्ठ के बाहर के बिंदुओं के बीच हम लोग स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी यह है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो। अगर हमको कहीं से, मान लेते हैं यहां से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी है कि पृष्ठ की जो आकृति है वह स्रोत के सम्मित होना चाहिए, जिससे कि जो क्षेत्र है वह पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो। क्षेत्र की दिशा जो है प्रत्येक पृष्ठ पर क्या हो, लंबवत हो और परिमाण में नियत हो। तो हम सुगमता से गॉस का प्रमेय अप्लाई करके हम लोग क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो गॉस के कुछ अनुप्रयोग जो हैं गॉस के नियम के, उस अनुप्रयोग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ सीधे सीधे जो न्यूमेरिकल है गॉस के प्रमेय पर, उनको कुछ सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हमारे बुक में कुछ उदाहरण वगैरह दिए हैं जिनको आप लोग सॉल्व करिएगा। उसमें हम आपको जो एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं पहले उन्हें लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि किसी काले बंद और जो बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले हम लोग देखें। तो एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि पहला प्रश्न में दिया है कि नेट फ्लक्स कितना है। तो नेट फ्लक्स इसमें जो दिया गया है वह दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो फ्लक्स तो टोटल दे दिया है 8.0 × 10⁻³ तो आपका फ्लक्स दे दिया, और आपसे कहा गया है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश पूछा है, फ्लक्स दिया है, आवेश पूछा है, तो सीधे सीधे हम लोग गॉस के प्रमेय का अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बॉक्स बंद बॉक्स है तो बंद बॉक्स से पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स भी दे दिया है φe। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग को मालूम होता है, क्यू का मान ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे हम लोग इसमें मान भर देंगे और मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, φe × एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान दिया है 8.0 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग पिछले चैप्टर में हमने निकाला था 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो हमें मान इसका प्राप्त हो जाएगा। तो 70.80 × 10⁻⁹ कूलाम आएगा। तो जिसको हम लोग माइक्रो कूलाम में बदलेंगे तो 0.07 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। तो इस तरह से पहला पार्ट इसमें हो गया कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। इसमें दूसरा पूछा गया था कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, जो बाहर की ओर निकलने वाला बहिर्मुखी फ्लक्स वह 0 हो, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं, ये चीज इसमें दिया हुआ है।
तो ध्यान देंगे कि बंद पृष्ठ के भीतर अगर हम लोग देखें तो अगर कह रहा है कि बहिर्मुखी जो फ्लक्स है यह फ्लक्स इतना ना हो कि क्या हो, जीरो हो। तो जीरो होगा तो बताइए उस स्थिति के इसका मतलब क्या है? अगर फाई ई जीरो तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होता नहीं है, इसका मतलब क्या जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, मतलब आवेश जीरो होगा। तो आवेश ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक आवेश है तो उस आवेश का मान जीरो होगा, यदि बहुत सारे आवेश हैं तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो इस तरह से भीतर आवेश हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, और अगर है तो उसका बीजगणितीय योग जीरो है, शून्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीधे सीधे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं जो गॉस के प्रमेय पर सीधे अप्लाई होंगे कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ अन्य उदाहरण पे देखने, जैसे अगर दिया है कि आपको आवेश दिया हो, क्यू का मान दिया हो, ठीक है, और आपसे क्या पूछ लिया गया है, फ्लक्स का मान, तो आप फ्लक्स का मान सीधे निकाल सकते हैं। अब इसी में एक प्रश्न थोड़ा अलग है, उसको ध्यान दे देंगे, आपके आंकिक का ही है। अब यहाँ देखिए कि 2.0 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो एक घनीय गौसीय पृष्ठ है, घनाकार है, और यह उसके किसी किनारे पर, ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो सीधा सीधा हम ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारा कमरा है, इस कमरे के ठीक, और कमरा कैसा हो, घनी हो, जिसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई हो 9 सेंटीमीटर, उसके केंद्र पर, इस कमरे के केंद्र पर एक बिंदु आवेश स्थित है और जिसका मान प्रश्न में दिया है 2 माइक्रोकूलाम। आवेश क्यू का मान है 2.0 माइक्रोकूलाम, और यह एक घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। और उस घनीय गौसीय पृष्ठ की अगर बात करें तो उसकी जो भुजाएं हैं वह 9 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा, सेंटीमीटर है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि उसके पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो हमको आवेश दिया है, ठीक है, और हमसे फ्लक्स पूछा गया है, सीधे सीधे रख देंगे, निकल जाएगा। अब आप जैसे इस प्रश्न में दिया था कि उस घनीय गौसीय पृष्ठ की जैसे अगर देखा जाए तो उसके किनारे कितने लंबे हैं, तो 9 सेंटीमीटर। आप कहेंगे 9 सेंटीमीटर तो इसमें कहीं आया नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। हमें जिसकी आवश्यकता है, हमें जो निकालना है, हम उस पर जाएंगे। हमें फ्लक्स निकालना है, उसके लिए आवश्यक क्या चीजें हैं, आवेश। आवेश प्रश्न में हम जो दिया उसका हम उपयोग कर लेंगे, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो इसका ध्यान रखें कि कुछ हमारे जरूरत की चीजें भी हो सकती हैं, कुछ बिना जरूरत के भी, तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, हमें चाहिए क्या उससे मतलब है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें तो किचन में हम जाते हैं, तो अगर हमें चाय बनाना है तो किचन में हमारे बहुत सी चीजें हैं। अब आप कहिए कि चाय में हम सब डालेंगे, अरे हमें जो आवश्यकता वही चीज तो डालेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु के को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दिया है -1×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान क्या होगा। एकदम ऐसे सीधा सीधा प्रश्न है कि हम पहला पूछा गया है कि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो हमें मालूम है कि फ्लक्स जो गुजरना है वह उसके आकार के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि फ्लक्स जो हमारा गौसीय पृष्ठ है वो छोटा है कि बड़ा, बस गौसीय पृष्ठ के भीतर स्थित होना चाहिए, आवेश पृष्ठ के भीतर उपस्थित होना चाहिए। गौसीय पृष्ठ छोटा हो चाहे बड़ा, फ्लक्स पर उससे डिपेंड, उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। देखिए यहाँ पे कहीं यहाँ त्रिज्या आया है क्या, गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या इस सूत्र में आया है क्या, कहीं नहीं आया ना। सीधे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अगर हम गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, उसे हम आधी कर दें, जिससे फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना यह भी रहेगा। दूसरा है कि आवेश का मान पूछा गया है, तो सीधे सीधे फ्लक्स का मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें मालूम होता है, क्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग अगर अपने आंकिंग में आए, पहला न्यूमेरिकल है कि आवेश दिया है और कहा गया है कि वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर है, तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। तो घन की प्रत्येक सतह से है, तो आपको इसमें करना क्या है कि हम लोग संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। अब पूछा है प्रत्येक सतह से, तो घन के कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह है, तो हम उसी का 1/6 कर देंगे। तो एक फ्लक्स से कितना गुजर रहा है, एक जो सतह है उससे कितना निकल रहा है वो हम लोग याद कर लेंगे। इसी तरह से एक अगला है कि उसमें सदिश रूप में क्षेत्र का मान सदिश रूप में दिया है और क्षेत्रफल का मान भी सदिश रूप में दिया है, क्योंकि उसे हम लोग थोड़ा देख लें। प्रश्न है कि जो वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। यूपी बोर्ड में 2014 में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। आपसे कहा गया कि एक समान क्षेत्र का मान दिया गया है, उसमें जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक। तो E का मान दिया है, A का मान दिया और आपसे फ्लक्स पूछा गया है, तो सीधे सीधे हम लोग फ्लक्स का सूत्र लगा देंगे, फाई E बराबर E इंटू DA, ठीक है। E दिया है, DA दिया है, मतलब हम इसका उपयोग कर लेंगे। अब देखिए 2I प्लस 3J माइनस 4K इंटू, अब A का मान है 8J, तो आप डाट गुणन में जानते हैं कि I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ करते हैं। और बाकी I का यदि हम J के साथ करते तो मान क्या आता है, 0 आ जाता है। तो हमको सिर्फ I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ करना है। तो I इसमें है नहीं, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0I प्लस 8J प्लस 0, ये जो नहीं है उसको हम 0 कर लें। देखिए इसका गुणा इसमें होगा 0, इसका गुणा J में होगा, तो देखिए 3 का 8 में करेंगे 24 और J इंटू J क्या होता है, 1 हो जाता है, और इसका करेंगे तो भी 0। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। डाट गुणन हम लोग 11th में ही सीखे हैं कैसे क्या करना है। तो I का I में, J का J में और K का K में बस करते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। ऐसे ही हमारे आंकिक में जितने प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जहाँ समस्या है कि उसे आप हमें बताइएगा, उस प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे।